नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था संपूर्ण वर्णमाला का स्वर वर्ण। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण क्या होते हैं। व्यंजन वर्ण व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे वर्ण को व्यंजन वर्ण बोलते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे वर्ण को हम व्यंजन वर्ण बोलते हैं। अब व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। अब व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण करते हैं। व्यंजनों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, या इसी को बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। इसी को बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। दूसरा है पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अब तीसरा है ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ऊष्म संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 होती है। इस प्रकार मूल व्यंजनों की संख्या मूल व्यंजनों की यदि जोड़ोगे तो आएगा 33 हो जाएगा 33। इसी में यदि कुल व्यंजन पूछा जाता है, तब हमें लेना है
39 लेना रहता है। 39, क्योंकि मैं बताया हूं आपको कुल स्वरों की संख्या में 13 बताया हूं। मूल स्वर तो 11 होते हैं, लेकिन जो अयोग हुआ है उसको जोड़ा जाए तो 13 हो जाता है। लेकिन कुल वर्णमाला में कुल वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। यदि इसमें माइनस करते हैं तो बच जाता है 39। तो 39 ये कुल व्यंजन है। इसमें ड ढ जुड़ेगा और कुछ जुड़ता है, उसको मैं बताऊंगा बाद में। और इसमें ना ड ढ, सॉरी मैं बता रहा हूं उससे अच्छा। इसमें 33 तो ये तो हो गया, इसमें जुड़ जाएगा अड़ा और ये ढ, दो और प्लस हो जाएगा, और छ त्र ज्ञ और स्र, ये 4 और जुड़ जाता है 4। इस प्रकार 39 हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं 35 भी लेता है, कहीं कहीं 35 भी लेता है। जैसे विनय कुमार पाठक जी के बुक में निदेशालय है, निदेशालय द्वारा 35 माना जाता है। तो हमको इसको लेना है, अभी फिलहाल इसको लेना है 39 को और 33 को। ये अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्गीय व्यंजन। सबसे पहले देखते हैं वर्गीय व्यंजन कितना है। वो तो जान रहे हैं 25 है, लेकिन कौन कौन सा है इसको जानते हैं। स्पर्श व्यंजन, इसी को वर्गीय व्यंजन बोलते थे। वर्गीय व्यंजन, इसकी संख्या है 25। अब मैं बताता हूं कि कौन कौन सा स्पर्श व्यंजन है। क, ख, ग, घ और अंगा। च, छ, ज, झ और सॉरी ये अंगा होगा, ये वाला बुंदी वाला। और ये हो जाएगा इया। ये हो जाएगा ट, ठ, ड, ढ, अणा। फिर आएगा त, थ, द, ध और न। फिर आएगा प, फ, ब, भ और म। इस प्रकार 5 कॉलम है, 5 रो है, 5 पंचे 25 हो जाता है। इस प्रकार वर्गीय व्यंजन या
स्पर्श व्यंजनों की संख्या हो गई 25। अब देखते हैं इसके बोलने या उच्चारण के दृष्टि से कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। ये जो पहले रो है, ये जो पहले जो रो है उसको कंठ बोलते हैं, ये वाला को कंठ, ये वाला को बोलते हैं ओष्ठव्य। सॉरी, इसको बोलते हैं तालव्य, इसको बोलते हैं मूर्धन्य, इसको बोलते हैं, इस वाले रो को दंतव्य बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओष्ठव्य, इसको बोलते हैं ओष्ठव्य। इस प्रकार से इसको बोलते हैं क वाले वर्ग, इसको बोलते हैं च वाले वर्ग, इसको बोलते हैं ट वाले वर्ग, इसको बोलते हैं त वाले वर्ग, इसको बोलते हैं प वाले वर्ग। कंठ, इस रो को, ये वाले भाग को इसीलिए कण बोलते हैं क्योंकि क का उच्चारण जैसे करते हैं क क क, तो क के उच्चारण में हमारे कंठ पर प्रभाव पड़ता है, कंठ पर प्रभाव पड़ता है। कंठ में कंपन, जो ध्वनि है वो कंपन होती है, इसीलिए बोलते हैं कंठ, कंठ वाले वर्ग। क क ख ग घ अंग, ऐसे बोलते हैं तो पूरा कंठ पर प्रभाव पड़ता है या झंकार उत्पन्न होती है। उसी प्रकार तालव्य, जैसे च श ज झ इ, जैसे च बोलते हैं ना तो जो हमारे जीभ है वह तालु को टच करता है, हमारे जीभ है, जो जीभ है वह तालु को टच करता है, ऊपर की ओर जाता है। जैसे च च च, ये तालु जो है, सॉरी जीभ जो है वो तालु को टच करता है, इसीलिए बोलते हैं तालव्य। अब आते हैं मूर्धन्य वाले में। मूर्धन्य में क्या होता है, हमारे जीभ है वो पीछे की ओर जाते हैं, जो तालु है उससे पीछे चला जाता है। जैसे ट ट ठ ठ ड ड, ये पीछे की ओर चला जाता है। अब आता है दंतव्य। दंतव्य जैसे त त त थ द ध न, इसको बोलते हैं ना तो दोनों दांत जो है टच होती है, दोनों दांत जो है टच होती है, इसीलिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं दंतव्य। ओष्ठव्य, ओष्ठव्य जब हम बोलते हैं जैसे प फ ब, जैसे बोलते हैं प फ ब तो दोनों होंठ चिपकता है, दोनों होंठ चिपके बिना प बोलना असंभव है, फ बोलना असंभव है। प फ प फ दोनों होंठ चिपकता है, इसीलिए बोलते हैं ओष्ठव्य। यहां तक तो समझ आ गया होगा दोस्तों। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। क वाले वर्ग, च वाले, ट वाले, त वाले, प वाले, इतना 5 वर्ग है। अब इसमें हम देखते हैं
अल्प प्राण और महाप्राण, यहां लिख देता हूं ना, हाँ यहां लिख देता हूं, अल्प प्राण, महाप्राण। प्राण के आधार पर, प्राण के आधार पर व्यंजन जो वर्ण है उसको दो भागों में विभक्त किया गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अब अल्प प्राण उसको बोलते हैं जिन वर्णों के, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम मात्रा में ध्वनि प्रक्षेपित होती है, कम मात्रा में ध्वनि प्रक्षेपित होती है या नहीं के बराबर प्रक्षेपित होती है। मुंह से कम मात्रा में या नहीं के बराबर ध्वनि प्रक्षेपित होती है। अब महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से अधिक मात्रा में या लंबे समय या अधिक ही मात्रा में बोला जा सकता है, अधिक मात्रा में ध्वनि कंप्रेसित होती है उसको बोलते हैं, या ध्वनि प्रक्षेपित होती है उसको बोलते हैं ध्वनि का प्रक्षेपण। अधिक मात्रा में होती है, उसको बोलते हैं महाप्राण। अब देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण, इनमें इन जो संख्या है उसमें कौन कौन से हैं। अब अल्प प्राण जो ये वर्ग है उसमें ये पहला, ये तीसरा और ये पांचवा, पहला तीसरा और ये पांचवा वाले जो वर्ग है वह कहलाता है अल्प प्राण। मैं घेर देता हूं दोस्तों, पहला तीसरा पांचवा, ये है अल्प प्राणों की संख्या, अल्प प्राण। अब देखते हैं महाप्राण कौन कौन सा है। तो ये पहला है ना, पहला याद करने के लिए चलो पहला तीसरा पांचवा ले लेते हैं। अब महाप्राण में आ जाता है ये जो दूसरा है, ये वाला दूसरा और ये चौथा, ये आ जाता है महाप्राण। तो समझ तो आ गया होगा दोस्तों। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ये अल्प प्राण महाप्राण तो समझ आ गया होगा, क्योंकि अल्प प्राण वे हैं जो पहला तीसरा और जो पांचवा है ये अल्प प्राण है, ये दूसरा और ये चौथा ये पूरे है ना, पूरे ये भ से आते तक पूरा ये महाप्राण, ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरा अल्प प्राण। इतना समझ आ गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में घोष और अघोष दो ध्वनि होते हैं, घोष अघोष।
तो अब जानते हैं घोष और अघोष क्या क्या होता है। घोष या इसी को सघोष बोल देते हैं, और एक होते हैं अघोष। दो भागों में विभक्त किए गए, घोष और अघोष। तो ये अघोष अघोष उन वर्णों को बोला जाता है जिन वर्णों को उच्चारण करने से स्वर तंत्री में प्रभाव न पड़े। स्वर तंत्रियों में प्रभाव न पड़े या स्वर की सहायता से न बोला जाए, ऐसे वर्ण अघोष। अब इसको देखते हैं। जो स्वर तंत्रियों में प्रभाव डाले या स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं वह है सघोष। अब देखते हैं दोस्तों, सघोष इनमें कौन कौन से हैं और अघोष इनमें से कौन कौन से हैं। अब देखते हैं अघोष कौन कौन सा। अघोष में आता है ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये आता है अघोष में। अब आता है ये तीनों वर्ग, ये तीनों वर्ग आता है ऊपर से पूरा नीचे तक ना, ऊपर से पूरा नीचे तक ये आता है सघोष में, या इसी को बोल देते हैं घोष वर्ण। यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, आप सभी को समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बच गया अंतस्थ। व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आता है य, र, ल और व। इस प्रकार अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अब देखते हैं अंतस्थ वर्ण, इसी को पाणिनि डॉक्टर वासुदेवानंद प्रसाद जी ने इसे अंतस्थ व्यंजन को यण कहा। उन्होंने यण बोला और अंतस्थ व्यंजन को ही अर्ध स्वर बोलते हैं। एक
अर्ध स्वर भी बोला जाता है, अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी बोला जाता है। अब देखते हैं य, र, ल, व। अब य बोलोगे ना, य बोलोगे तो हमारा जो जीभ है वह तालु को टच करता है। य तालु को टच करता है तो ये हो जाएगा तालव्य, तालव्य वर्ण। अब र जो है, र बोलोगे तो हमारे जो जीभ है पीछे की ओर जाता है, इसीलिए हो जाता है र मूर्धन्य, मूर्धन्य हो जाता है। ल बोलोगे तो हमारे जो दांत है ये दोनों टच होता है, तो ये दोनों दंतव्य में आ जाता है, दोनों दंतव्य में आता है। अब ये तो हो गया। अब एक और बता देता हूं, एक और बच गया, उष्म। उष्म या संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन इसमें है, इनकी संख्या 4 होती है। ये षटकोण वाला स, ये सरोता वाला स, फिर आता है ह। अब देखते हैं दोस्तों, ये जो स है, श बोलोगे तो ये तालु को टच करता है, तालु को। फिर षटकोण बोलोगे तो ये मूर्धन्य को टच करता है, मूर्धन्य वर्ण है। और ये जो स है, स ये दंतव्य हो जाता है, ये दंतव्य हो जाता है। अब देखते हैं इसी में अल्प प्राण और महाप्राण देखते हैं, इसी में घोष और अघोष देखते हैं। अब इसी में देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। पहले अल्प सघोष और अल्प प्राण और महाप्राण देखते हैं। पहले ये चारों प्राणों में देखा जाए तो अल्प प्राण है, अल्प प्राण। अब इसको देखा जाए तो ये चारों महाप्राण है। ठीक है दोस्तों, समझ आया। अब देखते हैं कि अघोष कौन सा है और सघोष कौन सा है। ये चारों सघोष में आता है, ऊपर लिख देता हूं। ये चारों सघोष में आता है। अब देखना है कि ये जो है इतना, ये अघोष में आता है। ये जो तीनों हैं ये अघोष में, ये तीनों जो है तीनों स अघोष में आता है। ये जो हवस है ये आता है सघोष में आता है। सघोष में आता है।
अब आता है, अब ये तो व्यंजन के तीनों प्रकार तो कंप्लीट हो गए, लेकिन और बचा है व्यंजन में द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन इसमें आता है अड़ा और ढ। द्विगुण इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दो गुण छिपे होते हैं। एक तो ये ऐसे रूप में भी दिखाता है और दूसरा ये रूप में दिखाता है। ये इस रूप में दिखाता है पहला, दूसरा ये रूप में दिखाता है। दो रूप में दिखाता है, इसीलिए द्विगुण बोलते हैं, या इसी को उच्छिप्त भी बोलते हैं। उच्छिप्त वर्ण भी बोलते हैं, उच्छिप्त वर्ण, उच्छिप्त वर्ण बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं इसका, तो सड़क, सड़क। और यदि इस बिंदु को हटा दिया जाए तो ये ढ वाले में देखा जाए तो मेढक, बिना बिंदु वाला में। और ये वाला ढ में देखा जाए तो पढ़ना, और ये वाला ड में देखा जाए, ड में देखा जाए तो डमरू, डमरू। तो जहां तक मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बच गया है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों के संयोग से बना हो, दो व्यंजनों के, दो व्यंजन वर्णों के सहयोग से, वर्णों के संयोग से बना हो। जैसे ये वाले छ तो जानते हो, छतरी वाले छ। ये वाले त्र तो जानते हो, त्र। ज्ञ तो जानते हो, फिर ये स्र, छ त्र ज्ञ स्र। अब छ कैसे बनता है इसको देख लेते हैं। ये क आधा क प्लस पूरा स, आधा क प्लस पूरा स से क्या बनता है, छ। त्र, त्र बनता है आधा त प्लस पूरा र, पूरा र से त्र बनता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ज्ञ, ये जो ज्ञ है, ज आधा ज प्लस इया, इया, इया फुल रहेगा, ये हाफ रहेगा। दोनों को संयोग, दोनों के संयोग से ज्ञ बनेगा। अब स्र देखते हैं। ये जो स्र है, शक्कर का स आधा, फिर ये र पूरा रहेगा, स्र, ये स्र। मेरे को जहां तक लगता है दोस्तों, आप लोग को सभी को समझ आ गया होगा। इस प्रकार वर्णमाला समाप्त होती है। अब वर्णमाला में मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कराऊंगा, या जो पूर्व में आए हुए प्रश्न हैं उसको कराऊंगा, और कैसे टाइप का आ सकता है और नया नया क्वेश्चन है उसको कराऊंगा। इसी प्रकार हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, सतत ज्ञान अर्जित करते रहें।
हमारे हमारे को हमारे संस्था से निरंतर जुड़े रहे, हमको सहयोग करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।